दही रखा हुआ है, आप देखते होंगे कि थोड़ा हम लोग गर्मियों में होता है तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, सर्दियों में थोड़ा सा विस्कस हो जाता है। वही चीज हर एक जॉइंट के अंदर भी होती है। लिटिल बिट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन से वो चीज थोड़ा सा विस्कस होती है और जॉइंट मूवमेंट में दिक्कत आती है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग चलना चालू करते हैं वो धीरे धीरे बेटर हो जाता है। सुबह उठेंगे बहुत स्टिफनेस रहेगा, लेकिन थोड़ा चलना चालू कर देंगे काफी बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये हम लोग का नॉर्मल जोड़ है, उसके ऊपर एक परत होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज एक तरह की लेयर होती है हड्डी के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, जो फ्रिक्शन लेस होता है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा या कोई भी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी तो आराम से मूवमेंट रहता है। बट ऐसे गड्ढे होने लग जाते हैं, इसको आर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं। जैसे ऐसे कार्टिलेज में गड्ढे होंगे वो आपस में टकराएंगे और पेन देते हैं। यही हम लोग का पेन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है, तब जाके ये पेन आना चालू होता है। अब लोग पूछते हैं सर स्वेलिंग आ गई थी जोड़ में, घुटने में सूजन आ गई थी। सूजन आना एक्चुअली एक नॉर्मल चीज है, उसमें घबराने की बात नहीं है। सूजन एक बॉडी का प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। इसका मतलब आपको एक चीज तो वार्निंग दे रहा है बॉडी कि हाँ भाई सूजन आ रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है वहाँ पे। वो गड़बड़ आपका हो सकता है कि आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं, जितने उसके हम लोग के अंदर बॉडी में जितने भी होते हैं, वो जाते हैं जोड़ के पास और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो नॉर्मल स्वेलिंग भी हो सकती है और वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको रूल आउट करने के लिए डॉक्टर के पास आना जरूरी होता है कि क्या स्वेलिंग आई है तो वो नॉर्मल स्वेलिंग है, आर्थराइटिस वाली स्वेलिंग है, कि वो इन्फेक्शन की स्वेलिंग है। ज्यादातर केसेस में वो आर्थराइटिस की स्वेलिंग रहती है, बट इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। अब रेशियो कैसा है, किस एज ग्रुप में होता है, तो नॉर्मली आर्थराइटिस का कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे होते हैं। मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसका ऑपरेशन किया वो 32 इयर्स की है। अब 32 इयर्स में कोई सोचता है इतनी जल्दी क्यों ऑपरेशन कर दिया, लेकिन 32 इयर्स में बंदा बेड रिडन था। अब कोई बेड रिडन होगा 32 की एज में तो वो बहुत ही मुश्किल है पेशेंट के लिए। यही हम लोग कई बार 84 की एज ग्रुप में भी करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एज नहीं रहता है। बट जो नॉर्मल एज ग्रुप पैटर्न देखा गया वो 60 के बाद है। इन जनरल 60 के बाद होता है। उसका फीमेल में बहुत बड़ा कारण ये है मेनोपॉज। जब भी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, बच्चादानी श्रिंक होने लग जाती है, फीमेल्स में हार्मोन्स एकदम से शट डाउन करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, मतलब हड्डियां कमजोर होने लगती है और उसी से आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर जाता है आप लोग का। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे जैसे एज बढ़ती है लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं एक्सरसाइज करना। राकेश सर ने बताया कि घर में बहू आ गई तो थोड़ा सा आराम कर लिया, जब आराम करा तो लैक ऑफ एक्सरसाइज धीरे धीरे सब चीजें हो जाती हैं। जितना आप एक्सरसाइज रखेंगे जोड़ों को, जितना आप एक्सरसाइज करते रहेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना एक्सरसाइज कम होगी उतना बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन कम रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उतना आर्थराइटिस बढ़ता रहेगा। एंड फैमिली टेंडेंसी बहुत कॉमन है। घर में किसी के माँ बाप को आर्थराइटिस है तो बच्चों में होने का चांस बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन चांस बढ़ जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो मोस्टली हम लोग का हिप और नी जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, लेकिन जिन लोगों में होता है उसमें वो भी एक दर्द का कारण बन जाता है, क्योंकि ग्रिपिंग वीक हो जाती है, पेन पकड़ने में दिक्कत आती है। सुबह अगर उठे हैं तो बेड को कुछ पकड़ के ही उठना पड़ता है। ये सब अगर दिक्कत आ रही है तो आर्थराइटिस आप लोग के शरीर में प्रिवेल कर रहा है और उसको ध्यान रखना जरूरी है। एटियोलॉजी मतलब कारण। अब एक एज रिलेटेड तो है ही है। हार्मोन्स की बात करी, फीमेल में एकदम से हार्मोन शट डाउन होते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और नजरअंदाज इसलिए होता है कि हार्मोन जब हम लोग के मेनोपॉज होता है तो मोस्टली महिलाओं में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी जाती है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि जो पहले हार्मोन चल रहे थे, पीरियड्स जब तक महिलाओं में हो रहे थे तब तक जो हार्मोन चल रहे थे वो दोबारा आप लोग को नहीं दिए जाते, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है। तो जो भी आपके लेडी डॉक्टर हो जिनसे आप लोग बात करते हो, उनसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जानिए, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे आपका आर्थराइटिस होना तय है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तो होगा ही होगा, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होगा उसी में आपका आर्थराइटिस आएगा। मेल्स में, क्योंकि जो लोग बहुत अग्रेसिवली वॉक करते रहे हैं, पहले से रनिंग एक्टिविटीज करते रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट एक्टिविटीज में रहे, उनको भी आर्थराइटिस होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अर्ली एज ग्रुप में कार्टिलेज डैमेज इतना पता नहीं लगता। जैसे जैसे एज बढ़ती है कार्टिलेज जो डैमेज, जो गड्ढे हो जाते हैं कार्टिलेज में, वो प्रोग्रेस करने लगते हैं, डैमेज हो जाता है। जेनेटिक मतलब पूर्वजों में किसी में रहा हो। ट्रॉमा मतलब चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, उसमें जोड़ के अंदर फ्रैक्चर हो गया, कुछ साल तो निकल जाता है, लेकिन जिस जोड़ में फ्रैक्चर होता है उसमें आर्थराइटिस होना बहुत कॉमन है। स्मोकर्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, मतलब
शुगर इतनी बढ़ गई कि नसें बहुत डैमेज हो गई। एक बार नस डैमेज हो गई तो पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कई लोगों के पैर में अल्सर हो जाते हैं शुगर की वजह से, डायबिटिक अल्सर बोलते हैं। वो अल्सर क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं उसको पेन हो रहा है, वो दर्द बना हुआ है, पेशेंट अनजाने में चले जा रहे हैं, अल्सर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे वो घाव भरने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा ही जोड़ के अंदर भी होता है। जो भी जोड़ है आपका, अगर उसमें सेंसेशन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसमें चलते रहेंगे और आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर जाएगा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। मेटाबॉलिक मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाना। यूरिक एसिड नॉर्मली फीमेल्स में कम ही बढ़ता है, मेल्स में ज़्यादा बढ़ता है। वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता उस चक्कर में, बट इसको रूल आउट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर ये कंट्रोलेबल चीज़ है, इसकी दवाइयाँ आती, कंट्रोल हो जाएगा तो आर्थराइटिस प्रोग्रेशन रुक जाएगा आप लोग का। एंड ऑक्यूपेशनल, नॉर्मली जो लोग ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, बीमार के बैठ के काम करते हैं, इसमें कई बार टेलर्स होते हैं जो पूरा टाइम पैर चलाने का जिन लोग का काम होता है, उसमें आर्थराइटिस बढ़ जाता है हम लोग का। सिम्टम्स बहुत कॉमन है, आप लोग जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है सब लोग झेल चुके होंगे। पेन होना, जोड़ में स्वेलिंग आना, सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा जॉइंट में जकड़न सी रहती है, जब चलना चालू करो कुछ बेहतर हो जाता है। सबसे गंदा साइन है और सबसे ग्रेव साइन है नाइट क्राइज, मतलब रात में जब सोते हैं, सो गए एकदम से दर्द की वजह से नींद खुल जाना। ये ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, इसके ऊपर कोई आर्थराइटिस होता नहीं है। अगर ये आपको हो रहा है तो वो थोड़ा सा एक टिपिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग का थोड़ा अर्जेंटली दिखाना पड़ता है, क्योंकि नाइट क्राइज से तो नींद डिस्टर्ब हो ही रही है, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होने लग जाता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग को देखना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होना, ये सब बहुत कॉमन साइन है। अब बात करते हैं क्या क्या दिक्कत आ जाती है जब बहुत एंड स्टेज हो जाती है। ये दोनों पेशेंट है जिनको नाइट क्राइज, डिफॉर्मिटी मतलब कि आपका घुटना सीधा ना होना। अब ये माता जी खड़ी हुई है लेकिन एड़ी से पैर उठा हुआ है, क्योंकि पूरा सीधा ही नहीं हो रहा है पैर। इधर देखिए बिल्कुल टेढ़ा हो गया, मतलब इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इनको क्या दिक्कत होगी, पूरा ही नी जॉइंट डैमेज होके एक साइड पे आ गया है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये एंड स्टेज आर्थराइटिस होता है। सबसे पहले तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। अगर आपके एक्सरे में स्पेस घुटने और ऊपर वाली जांघ की हड्डी और नीचे की हड्डी में अगर स्पेस नॉर्मल है तो आपका इसका मतलब कार्टिलेज इंटैक्ट है, इसका मतलब जोड़ लंबा चल सकता है। अभी अगर दर्द आया है तो उसमें दवाइयाँ और इंजेक्शन काम कर जाएंगे। बट अगर आपका जॉइंट टच कर रहा है एक दूसरे से, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी टच कर रही है, इसका मतलब जो बीच में कार्टिलेज की लेयर होती है वो खत्म हो चुकी है। अब हड्डी टकरा रही है आपस में, वो एक दर्द का कारण होता है। जब भी हड्डी टकराएगी वो नर्व पेन देगी, और पेन जैसे ही हो रहा है इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जॉइंट के अंदर। ऊपर वाले ने हम लोग को ऐसे बनाया कि कुछ भी दिक्कत होती है तो उसको अलार्मिंग साइन जरूर आ जाते हैं। कई बार हम लोग ही निगलेक्ट कर देते हैं, अरे पेन हो रहा है देखी जाए।